हैं हम सुपर बिकमिंग सुपर नेचुरल के। और हमने पिछले सेशन में जाना, एना की स्टोरी हम जान रहे हैं कि हम एना के माध्यम से जान रहे हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी पे उसका क्या असर होता है, और उस बॉडी के असर के वजह से हम कैसे हो जाते हैं। तो और स्ट्रेस के साथ साथ जो दवाइयाँ हम लेते हैं स्ट्रेस के लिए, और बाकी जो चीज़ें हमारी बॉडी में हो जाती हैं, उसके लिए हम जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, वो कैसे हमारे जीवन पे असर करती हैं, क्या उसका कोई लाभ है या नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है, ये हम इस स्टोरी से जान रहे हैं। तो हमने पिछली बार जाना कि कैसे हमने जो डिस्पेंजा के बारे में जाना, कैसे उन्होंने उस पुस्तक को लिखना शुरू किया। और फिर हमने जाना कि कैसे वो राइटर थे पहले और किस तरह से उन्होंने ये एक ऐसी बुक लिखनी शुरू करी जो बहुत ही पावरफुल बुक है और बेस्ट सेलर है इस समय की। तो एना एक बहुत ही हंसते खुशहाल परिवार में थी, और कैसे उसके हस्बैंड ने अचानक से सुसाइड कमिट कर लिया था और सब कुछ उसके जीवन में थम गया था। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो फ्री एंड फ्लाइट मोड में आ गई थी। तो क्या हुआ कि जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाने की वजह से उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होने लग गई, उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लग गई। हमने जाना ग्लूकोज बहुत तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लगा, और आंखें पानी से भरी हुई नम से होने लग गई धीरे धीरे, और उसकी इम्यून सिस्टम में बहुत तेज़ी से बदलाव आने लग गए। क्योंकि जब हमारी बॉडी इस स्ट्रेस के मोड में होती है तो या तो वो भागना शुरू कर देती है उस सिचुएशन से, या फाइटिंग मोड में होती है ना। तो उस वजह से हमारे अंदर हम एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से डील करने के लिए होते हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का। और उसके कारण से हमारी एनर्जी बहुत तेजी से रश करती है हमारे अंदर, ताकि हम उस समय जो काम करना चाहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम प्री सिंपैथेटिक मोड और सिंपैथेटिक मोड हमारे अंदर होते हैं। प्री सिंपैथेटिक मोड हमें रेस्ट में लेकर के जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, और बहुत सारी और चीज़ें उसकी वजह से होती है। लेकिन जब वो स्ट्रेस में आती है बॉडी, तो वो शट हो जाती है और सिंपैथेटिक मोड में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करने लगती है। उसको हमें समझ में भी नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। यानी कि अ, अगर जब उस मोड से बाहर आता है और फिर से एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तब वो सोचता है वो क्यों भागा था वहां पे, क्यों इस तरह से रिएक्ट करा, क्यों वो चिल्लाया, क्यों उसने गुस्सा, क्यों वो इतनी तेज से रोना शुरू करा। क्योंकि जब वो सिंपैथेटिक मोड में था तो उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बस हो जाता है, बॉडी ऑटोमेटिक मोड में चले जाती है। और उस समय हमारे अंदर ये हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज करते हैं, जो एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल नाम के हैं। तो इस तरह से क्या होता है बॉडी में बहुत सारा, हमने जाना कि एना की बॉडी में भी ये सब कुछ हुआ। और ये जो उसके हस्बैंड की जो सुसाइड का पूरा सीक्वेंस था, वो बार बार रिपीट हो रहा था उसके मन में। क्योंकि लोग आते थे उससे बात करने के लिए, जो भी आ रहा है उसको रिपीट कर रही है। तो हर समय उसके जो शॉर्ट टर्म ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था कि एक हमेशा, मतलब थोड़ी देर में बॉडी रिलैक्स होती थी, वो वापस से हील मोड में जाती थी, लेकिन फिर से जब वो रिपीट करती थी तो फिर से फ्री एंड फ्लाइट मोड में चले जाती थी। उसको लगता था क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों लोग पूछ रहे हैं, क्यों, है ना। वो फिर से उसके अंदर वो डर आने लगता था। तो ये सारी चीजें हुए जा रही थी उसके अंदर, और वो बहुत ही इमोशंस और उसकी बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर बह रहे थे, और साथ-साथ में वो मेमोरी बनते जा रही थी एक तरह से, क्योंकि वो बार-बार उस चीज़ को जो बाहर हुई है वो रिपीट हो रहा था उसके अंदर। वो बार-बार वो पिक्चराइज़ हो रही थी, और धीरे-धीरे वो होते-होते उसकी मेमोरी बनते चली जा रही थी, और एक होलोग्राफिक इमेज क्रिएशन होते जा रहा था उसके अंदर, क्योंकि जबकि वो वहाँ थी भी नहीं सुसाइड में, उसने सुना था सिर्फ, है ना। तो ये जो उसके अंदर, एना के अंदर नेगेटिव इमोशन का जो रश हो रहा था, उसके कारण से उसके अंदर बहुत सारी उदासी, उसके अंदर पेन, बहुत ज़्यादा पीड़ा वो अनुभव कर रही थी, और उसको लग रहा था कि वो एक विक्टिमाइज मोड में चले जा रही है, कि कैसे उसको वो एक शिकार बन गई है किसी का, इन सारे ग्रीफ के लिए, इस सारे शोक के लिए। और उसके अंदर
एक अपराध बोध भी आ रहा था कि क्या मेरे वजह से ऐसा क्या हो गया जो मेरे पति मुझे बता करके नहीं गए और कुछ कह के नहीं गए, कोई नोट भी नहीं लिख करके गए मेरे लिए कि क्यों वो जा रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या उनके अंदर चल रहा था, मुझे क्यों नहीं पता चला कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया और मुझे पता ही नहीं चला उनके अंदर कुछ चल रहा था। तो ऐसा अपराध बोध भी आ रहा था। उसको शर्म भी आ रही थी क्योंकि सोसाइटी के लोग उसको बार-बार देख के करते जैसे बाहर निकलती थी तो लोग उसको बोलते थे, अच्छा ये वही है ना जिसके पति ने सुसाइड करी। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म, निराशा, गुस्सा भी आ रहा था, है ना? और उसको बहुत घृणा भी हो रही थी अपने पति से भी और कि वो कैसे ऐसे सोच सकते हैं, कैसे बच्चों को और मुझे छोड़ कर के जा सकते हैं। और बहुत ही हताशा भी महसूस हो रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, है ना? ऐसी वाली सिचुएशन अकेले कैसे बच्चों को देखेंगे? और उनको उसको ये भी लग रहा था कि उन्होंने उसके हस्बैंड ने उसको बिट्रे किया है ना? धोखा दिया है और अभी होपलेसनेस भी आ रही थी कई बार वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था वीक लग रही थी अपने आप को, अकेला महसूस कर रही तो ये सारे सडनली इतने सारे इमोशंस उसके अंदर जा रहे थे और वो उसको सफ़र कर रहे थे उसकी वजह से। तो जब ये सब होने लगा तो उसके जो लोग भी थे वो भी इस तरह से देखना शुरू कर रहे थे उसको तो उसकी वजह से उसको और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब क्या हुआ ये सारी हो जाने के बाद में अब ऐना है वो काम नहीं कर पा रही थी है ना और ना ही वो छुट्टी ले पा रही थी। अगर जो काम में थी हमने जाना वो भी एक साइकेट्रिस्ट थी लेकिन वो नहीं काम कर पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी। और उसके वजह से उसने एक सक्सेसफुल लॉयर जो उसके हस्बैंड थे वो भी उसको पता चला कि उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी जो पर्सनल फाइनेंसेस के जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो गई थी और इस कारण से उसके हस्बैंड ने सुसाइड करा उसको ये पता चला। अब उसको ये पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं है और अब उसकी जो सिचुएशन है वो उस पे काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो धीरे-धीरे उसको लग रहा था अब कैसे वो अपने बिल्स भरेगी जो रूटीन बिल्स हैं उनको कैसे करेगी। अब पैसे नहीं है उसके पास तो एक और ट्रॉमा उसके अंदर आने लगा कि अब क्या होगा जैसे-जैसे उसने सिचुएशन को और भी बेहतर समझा। अब ये था कि उसके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, है ना? ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो जजमेंट्स वाली जो थॉट्स थे ना उसके अंदर चल रहे थे कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं, इस फाइनेंशियल मेस में कैसे छोड़ सकते हैं। वो तो एक कावर्ड था मतलब डरपोक इंसान था, भाग गया छोड़ करके हमें। मेरे हमारे बच्चों को उसने ध्यान नहीं दिया कि हम बच्चे कैसे बिना फादर के रहेंगे, कैसे इस सिचुएशन में रहेंगे। ये सारी चीजें भी जो होती है ना सेल्फ बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी वाली चीजें भी उसके अंदर आने लग गई थी। तो ये सब जो सुसाइडल केस हुआ था ये सब 2007 में हुआ था। अब मार्च का 2008 का समय था और धीरे-धीरे ऐना के अंदर इन सारे इमोशंस के कारण और जो स्ट्रेस के कारण उसकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई। जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा उसका पैरालाइज होने लग गया था। हॉस्पिटल के बेड में थी वो व्हीलचेयर पे अभी उसको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ रही थी और उसके अंदर जो पेरिफेरल सिस्टम था उसका बॉडी का उसमें इन्फ्लेमेशन था उसमें सूजन आने लग गई थी और अब उसमें और भी बहुत सारी चीजें उसके कारण से उसको ऑटो इम्यून कंडीशन में डॉक्टर ने कहा कि ये सारी चीजें जब उन्होंने चेकअप करा तो कुछ भी उसको नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टर ने उसको बोला कि अब शायद तुम्हारी बॉडी ऑटो इम्यून कंडीशन में पहुंच गई है जहां पर वो नॉर्मल जो ऑटोइम्यून सिस्टम होता है वो कंडीशन ऐसी होती है जहां पर बॉडी नॉर्मली इन्फेक्शन और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए वो होता है कि अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया या कोई ऐसी डिजीज आ गई। लेकिन ऑटोइम्यून सिस्टम में क्या होता है कि वो जरूरत नहीं है वहां पे इन्फेक्शन डिजीज की लेकिन वहां पे वो जबरदस्ती उन सारे अंगों को डैमेज करना शुरू कर देती है बॉडी हमारे ही मन के कारण से। तो ये चीज उसके अंदर होने लग गई और धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारी और चीजें आने लग गई। जो उसके दोनों पैर थे अब वो नर्वस सिस्टम उसका इतना वीक होने लग गया स्ट्रेस की वजह से कि वो चलना बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। वो अपनी यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रही थी, उसके बावल मूवमेंट में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके जो मोटर कंट्रोल थे यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा शेक करने लग गई थी उसकी।
तो ये सारी वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम था वो फाइट और फ्लाइट मोड में जाने लग गया। तो धीरे-धीरे ऐसे होने की वजह से स्थिति और खराब होते जा रही थी। एमा के जो डॉक्टर थे उसको बहुत यू जो जो ड्रग्स दे रहे थे उसकी डोसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे थे और इस कारण से जो इंट्रावेनस और डेक्सामेथासोन करके एक ड्रग होती है उसके भी डोजेस बहुत ज़्यादा थे और उसको स्टेरॉइड दे रहे थे उसको, तो इससे ताकि जो ये स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम हो। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, उसके अंदर और स्ट्रेस आने लग गया क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ अब इतना सब कुछ और होने लग गया था, उससे उसका स्ट्रेस बढ़ रहा था और इतनी तरह-तरह की उसको अब दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। पहले तो सिर्फ़ उसको डिस्ट्रेस होने के लिए लेना पड़ रहा था, बाद में क्योंकि पैरालिसिस हो गया उसके लिए भी था। पैरालिसिस की दवाई ली तो उसके बाकी बॉडी के पार्ट्स में प्रॉब्लम होने लग गया। तो धीरे-धीरे दवाइयाँ बढ़ती चली गई और नई सिचुएशन आती चली गई उसके लाइफ़ में। उसकी बॉडी के अंदर। तो अभी क्या हुआ वो इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली धीरे-धीरे टूटना शुरू होने लग गई थी। 2009 तक जब 2 साल हो गए थे उसके हस्बैंड को और अब उसको डायग्नोज़ कर दिया गया था क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए। तो क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब एक हाई डिप्रेशन मोड में वो चले गई थी। इसलिए उसका जो दवाइयों का सिलसिला था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और अब है ना एक ऐसे मूड स्विंग में पहुंच गई थी, उसके मूड स्विंग्स बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे जो कि गुस्से और पेन और बहुत ज्यादा अंदर से दर्द के रूप में उस आने लग गया था उसके अंदर। वो बहुत होपलेस होने लग गई थी, फ्रस्ट्रेशन आने लग गया था उसके अंदर और डर आने लग गया था और अम, अंदर से हेट्रेड आने लगी थी, यानी कि वो दूसरों को अ, अपने लिए भी वो प्यार नहीं रह गया था और दूसरों के लिए भी। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें उसका जो बिहेवियर था ना, वो इतना इर्रेशनल था कि कब वो कैसे रिएक्ट करेगी। बाहर भी वो सबसे लड़ने लग गई थी, आस-पड़ोस में भी उसको कभी भी होता था क्योंकि इमोशंस मूड स्विंग इतने ज़्यादा था कि वो आस-पड़ोस में भी उसकी लड़ाई हो जाती थी। बच्चों पे वो शुरू में नहीं कुछ अपना गुस्सा निकालती थी क्योंकि उसको लगता था सिर्फ वही है बच्चों के लिए। लेकिन धीरे-धीरे ये दवाइयों का असर इतना ज़्यादा उसकी बॉडी पे होने लग गया कि वो अपनी जो छोटी बेटी थी, एक बार उससे उसके साथ उसकी बहस हो गई ज़्यादा सी और उस दिन उसको लगा कि उसको थोड़ा-सा धक्का लगा कि अच्छा, ये मेरे अंदर कुछ चल रहा है। तो धीरे-धीरे जब एना की जर्नी इसी तरह से बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग गई, तो उसकी दवाइयाँ बढ़ते जा रही थी और उसके अंदर जो अल्सरेशंस शुरू हो गए थे, लार्ज अल्सरेशंस के मुँह में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है माउथ में उसके मुँह में, वहाँ पर लार्ज अल्सरेशंस भी फैलने लगे थे, जो कि यूसोफेगस जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसमें वहाँ तक अपर यूसोफेगस तक वहाँ तक आने लग गए थे। अब ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसके स्टेरॉइड्स भी बढ़ने लगे और ज़्यादा बढ़ने लग गए। अब वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। उसकी भूख खत्म होने लग गई थी और उसके अंदर 3 टाइप के स्ट्रेस थे, फिज़िकल, केमिकल और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ गए थे। तो धीरे-धीरे वो स्ट्रेसेस किस-किस रूप में आते जा रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं कि स्ट्रेस एक लेवल पे नहीं है, लेवल भी बढ़ता चले जा रहा है स्ट्रेस का। जैसे-जैसे स्ट्रेस का लेवल और उसका मतलब बहुत वास्ट होते जा रहा है, अलग-अलग तरह से स्प्रेड हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी पे भी किस तरह से असर कर रहा है। उसकी सिर्फ दवाइयाँ बढ़ रही हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इसके ये अल्सरेशंस थे, उसके वजह से वो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन, वजाइना, एनस, इसोफेगस सब में फैल रहा था उसके और उसकी इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने लग गई थी धीरे-धीरे। तो जब ये हुआ तो उसने क्या करा कि ऐना ने धीरे-धीरे साइकोथेरेपी प्रैक्टिस शुरू करी। लेकिन उसको लगा पैसे तो चाहिए है ना, तो वो 2 सेशन लेती थी, दूसरे लोगों को देखती थी क्योंकि वो खुद साइकोथेरेपिस्ट थी। तो पैसों की वजह से वो 2 सेशन ही ले पाती थी 1 दिन में। उसमें इतनी वीकनेस थी कि वो ज़्यादा नहीं कर पाती थी और 2 सेशन लेने के बाद भी
उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है और जब तक बच्चे आते थे वो सो जाती थी, बच्चों को भी वो देख नहीं पाती थी, इतनी बुरी हालत उसकी उतने में हो जाती थी। लेकिन उसको पैसे चाहिए थे इसलिए वो एफर्ट लगा रही थी कि बिल्स देने हैं, बच्चों को देखना है, खाना पीना कहाँ से आएगा, वो करने की कोशिश कर रही थी पर एनर्जी नहीं थी उसके अंदर। ये सारी जो सर्कमटेंसेस है, जो भी सिचुएशंस थी, उसको लग रहा था कि वो उसको बार बार दिखा रहे थे कि उनकी कितनी बुरी हालत होते जा रही है, उससे और स्ट्रेस बढ़ रहा था, उससे उसकी हार्ट रेट कम से कम 200 बीट पर मिनट चले गई थी, जो 70 होती है वो 200 बीट पर मिनट तक जाने लग गई थी, ब्रेथलेसनेस आने लग गई थी उसके अंदर, स्वेटिंग होने लग गई थी उसको, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन रहने लग गया था। और तब उसको समझ में आया कि उसको जो स्ट्रेस हो रहा है वैसा ही शायद स्ट्रेस उसके हस्बैंड को हो रहा था, जो वो बताए नहीं, और इसीलिए शायद उन्होंने सुसाइड किया। और अब उसको लगता था कि अब वो भी सुसाइड कर ले तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो झेल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं झेल पा रही थी। तो जब ऐसे होने लग गया तो एक दिन डॉक्टर एक दो ऐसे करते करते 2007 से 2011 हो गया। 2011 जनवरी की बात है, जब एना की जो मेडिकल टीम थी, जो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने उसको बताया कि उसके अंदर ट्यूमर है, उसके स्टमक रीजन में एक जो एंट्रेंस ऑफ द स्टमक है वहां पर ट्यूमर है और उसको इसोफेगल कैंसर है। जब उसको ये पता चला तो उस दिन उसका एक इन जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत तेजी से बढ़ गया। डॉक्टर ने बताया उसको कीमोथेरेपी की जरूरत है। क्यों बढ़ गया उसका स्ट्रेस? पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे देखेगी, उसके बच्चों को कौन देखेगा? अब इसको कैंसर है और अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा? इस कारण से उसकी सिवियरिटी और ज्यादा बढ़ने लग गई स्ट्रेस की उसके अंदर से, और उसके अंदर इमोशन और मेंटल स्ट्रेस कई ज्यादा लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ गया। तो जब ऐसा होने लग गया तो ये यहाँ पर जो राइटर हैं जो डिस्पेंजा, वो बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों के जीवन में एक ट्रॉमा और शॉक की वजह से लाइफ में क्या क्या हो जाता है। एक छोटी सी चीज से पूरा बॉडी में क्या असर होने लगता है जो हम समझते नहीं है। हम सिर्फ हमारी फैमिली में भी अगर कोई स्ट्रेस में है तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार, है ना? तो कहते हैं कि ये जो चीज़ है इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो जो एड्रेनालाइन जो हमारा हार्मोन है उसका रश की वजह से क्या होता है, हार्मोन हमारे द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बहुत तेजी से ब्रेन में बढ़ने लगते हैं, बॉडी में बढ़ने लगते हैं और एनर्जी बहुत तेजी से देते हैं, लेकिन उसके वजह से हमारी बॉडी की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब एना को ये पता चला कि उसको कैंसर है, उसने केमोथेरेपी करने के लिए सोचा ठीक है, बच्चों को देखना है, सब कुछ करना है, जो भी है मैं अपना इलाज कराऊंगी। तो वो केमोथेरेपी के पहले सेशन के लिए जाती है और वहाँ पे वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है, इमोशनली और मेंटली वो रोना शुरू कर देती है बहुत तेजी से पहले ही सेशन में। और एक दिन दोपहर की बात होती है, ऐना जब बच्चे घर आए होते हैं उससे पहले ही वो जमीन पे पड़ी होती है एकदम और रो रही होती है, फूट फूट करके रो रही होती है। अब उसको लगता है अब और नहीं सह सकती, अब और नहीं। उस दिन था वो, उसको लगता है कि मैं ऐसे नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं ऐसे अब आगे और नहीं कर सकती सरवाइव, ये जो भी हो रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं हो सकता है ना? तो वो कैसे अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़ देगी जहां पर ना ही अब उनके फादर होंगे, और अगर वो भी चले गई तो क्या होगा उसके बच्चों का? तो ये सोचने लगती है और उस दिन पहले दिन 4 साल में वो पहले दिन बैठ करके प्रार्थना शुरू करती है, प्रे करना शुरू करती है। शी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हेल्प, है ना? और उस दिन उसको लगता है कि नहीं, अंदर से उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अब उसको चेंज लाना होगा। अब वही है जो अपने अंदर चेंज ला सकती है। अंदर उसके हार्ट में उसको पता था कि अब जो भी है वही कर सकती है, और उसने उस प्रार्थना में प्रार्थना करते वक्त अपने हृदय से जुड़ करके प्रार्थना करते हुए वहीं जमीन में पड़े पड़े
उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी जागरूकता के साथ उसने प्रेयर करना शुरू करा और सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को पूरी तरह से। और प्रार्थना में वो गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए और प्रार्थना करने लगी कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और प्रार्थना करने लगे कि मेरे जो प्रेयर्स हैं ये उसको प्लीज आंसर करे। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस के भाव में वो आती है वहां पर। और इस तरह से वो उस दिन जो उसके अंदर से ये भावनात्मक और सिंसियर प्रेयर निकली थी, उसको लगा कि बस वो जुड़ गई है। उस दिन उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया उसके बाद। तो जब उसने ये तय कर लिया कि अब उसको रिवाइव करना है, अब और नहीं, जब उसने ये सोच लिया कि अब और नहीं, और जब उसने वो सिंसियर प्रार्थना करी, उस दिन से उसने ये तय कर लिया कि मुझे अब अपने पे काम करना है। अब मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ को बेटर फिर से बना सकती हूँ। तो जब जिस दिन उसने ये चॉइस बनाई एना ने, उसका ये अंदर से क्वेस्ट थी, अंदर से उसके अंदर एक निचोड़ते हुए अंदर से ये आ रहा था भाव। तो उसने डिसाइड किया कि वो सारे ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस हैं जो उसको इतने सारे डॉक्टर्स ने अलग अलग रूप में दे दी हैं, उन सबको बंद कर देगी, सबको वो छोड़ देगी। लेकिन सिर्फ उसने क्या करा, एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के लिए उसकी दवाई दी थी, वो उसने शुरू रखी। बाकी सारी दवाइयाँ उसने तय करा कि वो सारे ट्रीटमेंट और सारे मेडिकेशंस बंद कर देगी। डॉक्टर्स को, उसने जो उसके डॉक्टर और नर्सेस थे उनको उन्होंने नहीं बताया कि वो ऐसा करने जा रही है। और उसने ये भी नहीं बताया कि वो ट्रीटमेंट के लिए आएगी उनको या नहीं आएगी। और वो कहती है यहाँ पर, जो डिस्पेंसर मेंशन करते हैं कि वो उसके किसी ने उसको, जो डॉक्टर्स और नर्सेस थे जो इतने 4 साल से उसको देख रहे थे, उन्होंने भी कभी मुड़ करके पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि ऐना तुम कैसी हो, क्यों नहीं आ रही हो, है ना। दिखाने की नहीं आ रही, जिंदा है या नहीं है ये भी उन्होंने नहीं जानने की कोशिश करी। तो डॉक्टर्स कभी इस तरह का नहीं है कि हाँ डॉक्टर्स उसके कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कंसर्न हो, कुछ नहीं। तो एक दिन, बहुत ठंड का समय था, फरवरी का महीना था, विंटर्स के दिन थे 2011 में। और ऐना हेल्प के लिए फिर से एकदम अंदर से वो, उसको हेल्प चाहिए, वो फ्लोर पे बैठी हुई प्रार्थना करती हुई एक बार फिर से जुड़ती है। और वो एक फर्म इंटेंशन होता है कि अब मुझे चेंज करना है, मुझे मदद करिए, वापस से वो बैठती है एक दिन। और ये जो एनर्जी लेवल था उसके अंदर, ये डिसीजन का लेवल था, वो बहुत ज्यादा था। कहते हैं ना, अपने अंदर से जुड़ करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो यूनिवर्स हमारी मदद करता है, वैसी ही प्रार्थना उसके अंदर से निकली। और ये जो डिसीजन था उसको स्ट्रेंथ देने लगा। वो धीरे धीरे अंदर की ताकत को महसूस करने लगी अपने अंदर, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो चेंज करना चाहती है। और उसने अपना जो घर था वो रेंट पे देना शुरू किया। और वो अपना दूसरे घर पर चले गए, जहाँ पे उसने एक और व्यक्ति के साथ वो रिलेशनशिप में रही, लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत ही नेगेटिव निकला। जबकि जब उसने अपना अपना घर रेंट पे रख दिया था और दूसरे व्यक्ति के साथ गई, तो वो रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशन निकला। उस समय उसके और भी उसको तकलीफ हुई, लेकिन उसको पता था कि उसको फिर से सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा एक बार। उसने तय करा कि नहीं, वो मूव ऑन करेगी और वो आगे बढ़ी। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ है ना, जब अपना स्टैंड ले ली, उस दिन से वो आगे बढ़ते चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ, एक महीने के बाद, मार्च में, उसकी एक फ्रेंड है, बहुत सारी फ्रेंड में से अब कम ही रह गई थी जब से ये इंसिडेंट हुआ था 4 साल से। तो अब कुछ फ्रेंड थे, उनमें से एक फ्रेंड ने उसके लिए एक सीट बुक करी, एक रिजर्व करी। और उस दिन एक टॉक था, एक टॉक शो था इवनिंग का, जो उसने कहा ऐना को अटेंड करने के लिए। ऐना को उसकी फ्रेंड ने जब ऑफर दिया, उसने कहा कि अगर उसको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो वो 2 हफ्ते के लिए अटेंड करेगी। उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो, जो उसके लिए अच्छा सोचने वाली फ्रेंड थी। तो उसने कहा अगर है ना तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा तो मैं चाहूंगी कि तुम पूरे 2 हफ्ते की ये वर्कशॉप अटेंड करो। तो ऐना ने अग्री किया। और वहां पर जब उसने पहली बार, जब ये कॉन्फ्रेंस जब उसने अटेंड करी, तो वो क्रचेस, अपने क्रचेस लेकर के जाती थी ना, क्योंकि पैर तो पैरालिसिस थे तो उनको चलती थी। तो सुनते सुनते उसने क्रचेस को दीवार पे लगा दिया था, उसको पता भी नहीं चला कि कब उसने क्रचेस को छोड़ दिया।
और उस दिन उसके अंदर उसके सोचने के तरीके में, उसके फीलिंग्स में बहुत सारे परिवर्तन आए। वो जो उस दिन की रात थी, उसके सेशन के बाद उसकी बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट हुआ, उससे उसके थॉट और फीलिंग्स में बहुत सारे चेंजेज़ आए। तब यहाँ ये जो सेशन था वो था जो डिस्पेंज़ा का, जो कि राइटर हैं। और वो कहते हैं कि उस दिन मैंने जो लेक्चर दिया था वो था कि कैसे हमारे जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं, है ना? हमारे ही अंदर और तरह की डिजीजेस बना देते हैं। यानी कि जो हमें स्ट्रेस एंटी स्ट्रेस मेडिसिन भी दी जाती हैं, या फिर जिनको स्ट्रेस हो रहा होता है वो जिस मेडिसिन से डील कर रहे होते हैं, जो केमिकल्स उनकी बॉडी में जाते हैं, और स्ट्रेस के कारण से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं, रसायन जनरेट होते हैं, जिसके कारण से और बीमारियां पैदा होती हैं और डिजीज पैदा होते हैं। तो उस दिन का लेक्चर ही उसी पे था। जो लेक्चर जब उन्होंने ऐना ने ये लेक्चर को सुना, तो उनको अंदर से वो फील हुआ कि हाँ, वाकई में यही सब तो हो रहा है मेरे अंदर, है ना? और उन्होंने जो डिस्पेंजा बताते हैं कि उन्होंने कई सारे टॉपिक पे इस लेक्चर पे बात करी थी, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उस पे बात करी उन्होंने। और उन्होंने बात करी कि कैसे साइको न्यूमरो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी पे बात करी उन्होंने, और एपिजेनेटिक्स की बात करी कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से, एंड्रोक्रोनोलॉजी के पे बात करी, न्यूरो एंड्रोक्रोनोलॉजी पे बात करी, क्वांटम फिजिक्स पे बात करी उस सेशन में। तो कहते हैं जब उन सारी बातों पे बात करने लगे, तो ऐना को लगा कि ये सारी चीज़ें तो हैं जो मैं अपने पे काम कर सकती हूँ, है ना? और धीरे धीरे उन उसको ये चीज़ समझ में आने लगी कि सारी जो टूल्स बताए हैं जो डिस्पेंजा ने, उसको अपने जीवन में कैसे ला सकेगी वो, और कैसे अपने जीवन को वापस से ट्रैक पे लाना शुरू करेगी। तो ये जो डिस्पेंजा का जो लेक्चर था वो बहुत ही पावरफुल था और साइंटिफिक था, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से है ना इंस्पायर हुई उस रात के लेक्चर के बाद, उस इवनिंग, और पूरी रात देर रात तक वो लेक्चर चला। और अम, उसने ठाना कि वो आगे कंटिन्यू करेगी ये जो 2 वीक का सेशन है। धीरे धीरे उसने मेडिटेशन शुरू करे, एक दिन में 2 बार वो मेडिटेशन करना शुरू करी। पहले वीकेंड की वर्कशॉप के बाद ही उसने मेडिटेशन शुरू करा। धीरे धीरे जो वो थोड़ी देर बैठती थी, अब ज्यादा समय के लिए बैठना शुरू करा, जो कि शुरू में बहुत मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि थॉट्स बहुत ज्यादा थे, उसके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा थे, तो मुश्किल था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और जो भी उसके अंदर डाउट्स थे उनको पूछती थी, समझती थी, और अपने डाउट को ओवरकम करती थी। मेंटली और फिजिकली उसको अच्छा लगने लगा। इस तरह से उसके मेडिटेशंस और ज़्यादा बढ़ने लगे, और धीरे-धीरे जो उसके अंदर डर था, है ना? वो कम होने लगा। कम होने के साथ-साथ जो उसके जो डॉक्टर्स थे ना, जब उनको भी कभी पता चला कि हाँ, अब ऐना तो आ नहीं रही है, वो ऐसे मेडिटेशंस कर रही है, तो उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको एक दिन फ़ोन किया और कहते हैं, "तुमने ये दवाइयाँ बंद कर दी, ये सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया ना, तुम मर जाओगे।" ऐसा उसको बोलते हैं। ठीक है? तुम जल्दी ही मर जाओगी, तुम स्टूपिड हो, तुम बहुत नेव बन रहे हो, तुम बहुत स्टूपिड हो, और तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी, तुम मर जाओगे। तो जब ये हुआ तो उसका इरादा और भी मजबूत हो गया कि नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे ही ठीक होकर के दिखाऊंगी। और एना ने बहुत तरह के, जो डिस्पेंजा ने बहुत तरह के मेडिटेशन सिखाए हैं, बताए हैं, वो सारे मेडिटेशंस सीखने शुरू करे उसने। और धीरे-धीरे उसने उन मेडिटेशंस के ज़रिए जो भी अफ़र्मेशंस थे जो बताए उन मेडिटेशंस में, उसके अनकॉन्शियस थॉट्स बदलने लग गए। सबकॉन्शियस माइंड रिक्रिएट होने लग गया उसका, और उसके जो ऑटोमेटिक हैबिट्स थे, रिफ्लेक्सिव इमोशन स्टेट जो चले जाती थी, रोना-धोना, वो थोड़ा खत्म होने लग गया। और अब हार्ड वायर्ड जो ब्रेन था वो इमोशनली कंडीशन्ड हो गया था, वो अब धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग गया। ऐसे करने से ऐना जब उसने देखा कि अब उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, काफी समय लगा उसको ये सब करने में, क्योंकि लगभग 1 साल उसने अपने ऊपर दिन रात मेहनत करी, दिन रात बिलीव किया, फेथ के साथ उसने काम किया। और उसने ये जाना कि जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं उसके अंदर, वो बॉडी को अनहेल्दी जीन्स जो हैं वो हमारे ही सोचने की वजह से होते हैं।
हमारे ही इमोशंस के कारण से। जीन कुछ भी ऐसा नहीं है, उसने जाना जेनेटिक्स जब उसने प्रैक्टिस करी कि वो उनको बदल सकती है। जीन से कुछ ऐसा नहीं है, जो आया है वो उसको होगा ही। हमारा एनवायरनमेंट है वो जीन को एक्टिवेट करता है, एलिवेट करता है हमारे इमोशंस को, इस कारण से उसमें आता है। वरना हम अपने आप पर काम कर सकते हैं और न्यू जीन्स, है ना, वी कुड टर्न अराउंड ऑन न्यू जीन्स और हमारी हेल्थ बदल सकती है। ये सारी चीजें उसने जानी इस इन सेशंस के थ्रू। जो डिस्पेंजा के जो लेक्चर्स थे उनको अटेंड करना, मेडिटेशंस करना, वो इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने लगे कि जितने भी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाए थे मेडिटेशंस वो करना शुरू कर दी। उसने कोई भी वर्कशॉप छोड़ी नहीं। धीरे धीरे उसके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगे, बॉडी टेम्परेचर ठीक होने लग गया, हार्मोनल सिक्रीशन बैलेंस में आने लग गए, हार्ट रेट नॉर्मल होने लग गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होने लग गया। हाँ, उसका सलाइवा अभी भी नहीं बनता था। जो उसके माउथ का जो सलाइवा का प्रॉब्लम था वो अभी भी नहीं आ रहा था वापस। तो ये जब उसके अंदर ये फोकस और पैशन आने लग गया और अपनी बॉडी पे वो अटेंशन देने लग गई, तो धीरे धीरे उसने एक मेडिटेशन है जहाँ पर हम एनर्जी सेंटर को ब्लेसिंग और टू द एनर्जी सेंटर का एक मेडिटेशन जो डिस्पेंजा ने सिखाया है, वो मैं नेक्स्ट वीक अगर हुआ तो कराऊंगी। तो हम आगे भी सीखेंगे, इस बुक में आगे है वो और भी डीपली। तो वो उसने शुरू करा और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने एनर्जी सेंटर को ब्लेस करने का मेडिटेशन करती थी, उसने देखा कि उसकी बॉडी रिवाइव हो रही है और रीजनरेट हो रही है पूरी तरह से। बैलेंस में उसका जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो बैक टू बैलेंस आ रहा है। ऐसे करने से उसने जो स्पेसिफिक ब्रेथ टेक्निक थी वो भी सीखी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब जो डिस्पेंजा का एक वर्कशॉप चल रहा था और एना उनसे मिलने के लिए जाती है और बताना के लिए जाती है कि उसने उसके कितनी सारे उसके अंदर चेंजेस आए हैं, कैसे वो इमोशनली बैलेंस होने लग गई है, कैसे उसने अपनी जो स्टोरी है उसकी ओवरकमिंग ऑफ द स्ट्रेस वो बताने के लिए वो जाती है। तो जो डिस्पेंसर से मिलने करके नहीं आई होती है क्योंकि वो बिजी होते हैं, तो वो उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है उन्हीं को ही वो नोट दे करके आ जाती है। जब जो डिस्पेंजा उसका नोट पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है और उसको इनवाइट करते हैं आने के लिए, और ये अपना जो एक्सपीरियंस है उसके जो स्टूडेंट्स हैं जो डिस्पेंजा का उनके उनको बताने के लिए। तो जब वो वहां जाती है तो फर्स्ट टाइम जब से वो मेडिटेशन शुरू करा होता है, जब से ये सारी चीजें शुरू करी होती हैं, वो वापस से एक नया अपने आप को अनुभव करती है ना। और देखती है कि वो कैसे एनर्जाइज फील करती है। तो जब वो पहली बार होती है, वो ऑडियंस के सामने खड़ी होती है और अपना एक्सपीरियंस सुनाती है, तो उसको लगता है कि वो पूरी स्टोरी अपना माइक्रोफोन पकड़ करके और क्राउड के सामने बात कर रही है, स्टोरी बता रही है। तो उस समय वो इमेजिन नहीं कर रही होती, कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा होता है ना। और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड हो रही होती है उसके अंदर, और वो फील करती है कि अब वो बिल्कुल नई है, वो नई है अब। वापस से वो इमोशंस में नहीं जा रही है, वापस से वो फीलिंग्स में नहीं जा रही है ना। अब स्ट्रांग उसको फील होता है अंदर से। जब वो बता चुकती है तो इतनी जॉयफुल होती है, इतना लाइट उसको लगता है, ऐसा लगता है पूरा हल्की हो गई है और उसकी बॉडी पूरी लाइट से भर गई है, अंदर से बहुत रिलीव्ड होती है और बहुत डिलाइटेड होती है। बहुत ग्रैटिट्यूड उसके अंदर से निकल के बह रहा होता है और वो इतने सालों बाद फिर से एक खुल करके हंस रही होती है, एकदम खुल करके के शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर। दैट इज व्हाट इट इज मेंशन। तो ये जो स्टोरी है कि कैसे उसने अपने आप को वापस से रिन्यू करा। इस तरह से 2013 में एना डॉक्टर जो थे, है ना, वो मेडिकल चेकअप उसका जब करते हैं वापस से तो देखते हैं कि कैंसर है ही नहीं अब उसके अंदर। 1 ईयर 9 मंथ जब उसने दवाइयाँ छोड़ दी थी कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए, और 6 इयर्स आफ्टर हर हस्बैंड सुसाइड 2007 से 2013 हो गया, है ना। एना का कैंसर पूरी तरह से हील हो गया था। ट्यूमर जो ईसोफेगस में हो गया था वो गायब हो गया था।
उसके ब्लड टेस्ट जब डॉक्टर्स ने करे तो कोई कैंसर नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो उसके इसोफेगस से लेकर वजाइना, एनस, सब में वो सब हील हो गया था उसके अंदर, और अब कोई भी अल्सरेशंस नहीं था उसके, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में आ गया था अल्सरेशंस वो भी खत्म हो गए थे। एना अब बिल्कुल नई हो गई थी, फिर से उसकी बॉडी रिन्यू होने लग गई थी, हेल्दी हो गई थी, और वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। एकदम सेंस ऑफ न्यू सेल्फ उसके अंदर आने लग गया। ऐसे जब धीरे धीरे उसने और भी वर्कशॉप्स अटेंड करी, और एक बार क्या हुआ कि बार्सिलोना की बात है, वो एक इवेंट अटेंड कर रही थी, और उसने डिसाइड किया, एंड आई वाज इंस्पायर्ड टू वर्क ऑन हर माउथ। अपने उसने सब पे काम कर लिया था, अब उसको लगा कि मेरा सलाइवा वापस आना चाहिए। उसके अंदर से ये भावना जागी, कहते हैं ना, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जागृत हुई कि नहीं, अब ये भी ठीक होना है, मेरे माउथ में जो ये सलाइवा का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक होना है। और सडनली एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसके अंदर जैसे जैसे वो ध्यान करते रही, उस सिग्नल को अपने अंदर भेजते गई, जो कि ब्लेसिंग सिग्नल था उसके अंदर माउथ में, और अचानक से उसके माउथ में वो सलाइवा आने लग गया एक दिन। और कहती है कि अ फ्यू मंथ्स लेटर, वर्कशॉप चल रही थी, 2014 की बात है, बार्सिलोना में। तो हमने 2013 में जाना कि उसकी बॉडी हील होनी शुरू हो गई। 2014 में जब ये वर्कशॉप हो रही थी, तो अचानक से उसने देखा कि उसके माउथ में सलाइवा ड्रिप कर रहा है। सोचिए, वो व्यक्ति जिसके मुंह में सलाइवा बनना बंद हो गया था, जब उसने वर्कशॉप में अचानक से हुआ तो उसके आंखों से आंसू निकल आ रहे थे, और उसके अल्सरेशंस वापस कभी नहीं आए। उसके बाद उसका माउथ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन थे और सलाइवा प्रोडक्शन पूरी तरह से नॉर्मल होने लग गया था, हेल्दी। तो आज जो एना है, आज भी एना है, और ये ट्रू स्टोरी है। तो एना पूरी तरह से हील्ड हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत शार्प और क्लियर माइंड है उनका अब, और वो बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रोन हो गई हैं अभी, और बहुत डीप मेडिटेशन और करती हैं, और उनके बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही रहस्यमय तरह से मिस्टिकली उन्होंने उनको पाया है, उनको अनुभव हैं इतने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, और लाइफ फुल ऑफ लाइफ हैं। अब वो अपने बच्चों को अच्छे से देख रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। अब उन्होंने 2016 में उन्होंने वापस से साइट एक सक्सेसफुल साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने, शी इज अ फाउंडर ऑफ साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन, एक 2016 में उन्होंने वापस से एक इंस्टीट्यूशन शुरू करा, जहाँ पे 20 एम्प्लॉयज हैं, उनके थेरेपिस्ट और प्रैक्टिशनर उन्होंने एम्प्लॉय करे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और बहुत रिच लाइफ जी रही हैं। अब वो पूरी दुनिया में घूमती हैं, बहुत सारे जगह जाती हैं, और उनके शी हैज़ अ वेरी लविंग एंड जॉयफुल पार्टनर अभी, और उनके न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं, न्यू रिलेशनशिप हैं, जो उनको ऑनर करते हैं, उनके बच्चों को ऑनर करते हैं, और वह बच्चों के साथ भी समय बहुत प्यार से, जो कि नहीं कर पा रही थी पहले, वो सब कर पा रही हैं। तो जब हम एना की स्टोरी जानते हैं, हम जान जान रहे हैं कि क्या-क्या हमने जाना इसमें? हमने ये जाना कि कैसे हम कैसे सुपरनैचुरल बन सकते हैं, अपने एक अफ़र्मेशन से। हमें अपने आप को जब जान लें कि हम ट्रांसफ़ॉर्म होना चाहते हैं, तो हम भी ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, और हम भी अपने हेल्दी फ्यूचर को बना सकते हैं। जैसे कि एना, जो कि इतना ज़्यादा उनकी बॉडी में सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया था, वो हील हुआ। ये एक एना की जो एग्ज़ाम्पल है, वो है ट्रूथ एंड पॉसिबिलिटी। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है, ये नहीं कि कोई बनी बनाई स्टोरी है। है ना, हील की हो गई हैं, और पूरी तरह से आप बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। तो इसके साथ हम आज यहीं पे रुकेंगे। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो स्टोरी है वो है जो डिस्पेंजा खुद की, उनकी अपनी भी स्टोरी है ऐसी ही, कि जहाँ वो खुद रिकवर हुए, वो हम नेक्स्ट वीक लेंगे।